प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसे मैंने बताया था इस वीडियो में अपन देखेंगे एक नया टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक का नाम है अपने प्रथाएं व रीति रिवाज। बुक में तो मिलेगा प्रथा, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा उपयुक्त शब्द है कुप्रथा। कुप्रथा इसलिए क्योंकि ये तथाकथित प्रथाओं से आधी आबादी मतलब महिलाओं का आगे बढ़ने की जगह पीछे बढ़ना ही ज्यादा सुनिश्चित हुआ। मतलब विकास उनका बिल्कुल रुक गया। आधी आबादी मतलब महिलाओं का, चाहे वो महिला बच्चे के रूप में, कन्या के रूप में हो, चाहे वो वयस्क के रूप में हो, या एक विवाहिता के रूप में उसका जो जीवन था, विवाहिता में पति की मृत्यु के बाद, चाहे वो सती को उन्होंने आत्मसमर्पण, सती में समर्पित हुए, मतलब अग्नि में समर्पित हुए, चाहे वो जौहर हुआ, ठीक है। तो उन सब से उनका विकास ही आदि आबादी का रुकना सुनिश्चित हुआ। तो उनको प्रथाएं कहना सही नहीं है, उनको कुप्रथा बोलेंगे तो ज्यादा उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है अपना कुप्रथा पर रीति रिवाज। तो कुप्रथाओं में तो टोटल 18 कुप्रथाएं आएंगी, और रीति रिवाज जैसे अपन देखेंगे कि विवाह से संबंधित, मृत्यु से संबंधित, फिर जो अपने 16 संस्कार हैं उनसे संबंधित, ठीक है। बड़ा इजी सा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है और बिल्कुल वैज्ञानिक तरह से अपन उसको देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया वैज्ञानिकता, तो पहले कुप्रथाओं में अपन वैज्ञानिकता देखते हैं। ये वैज्ञानिकता कैसे आएगी कि एक जैसे एक फीमेल चाइल्ड है, तो पहले वो जन्म लेगी, ठीक है। तो उस समय उसने किस तरह का शोषण सहा, फिर वो जब एक किशोरी होगी तो उस समय कैसे, फिर एक वयस्क बनेगी तो कैसे उसने शोषण सहा, कुप्रथाओं के नाम पे और तथाकथित प्रथाओं के नाम पे, वो अपन देखते हैं। तो देखो, जन्म लेते ही तो कन्यावध है ना, जन्म लेते ही मार देना, अफीम देखेगा गला घोट के, वो डिटेल में अपन देखेंगे कन्यावध। फिर थोड़ा सा बचपन देखने लगे तो छोटी उम्र में विवाह, जिसको बोला बाल विवाह, विवाह हो गया। फिर विवाह, चलो बाल विवाह हुआ, फिर अपन देखते हैं सिंपल विवाह के रूप में दहेज प्रथा का से मतलब प्रताड़ित हुई, फिर त्याग प्रथा से प्रताड़ित हुई, डावरिया प्रथा से, ठीक है, नाता प्रथा से, पर्दा प्रथा से, शादी होने के बाद पर्दा प्रथा, फिर पति की बाई चांस मृत्यु होगी तो सती प्रथा, फिर महासती, और महासती देखेंगे, महा एंड महा दोनों अलग अलग है। फिर पति अगर शहीद हो गया अपने देश के लिए, मतलब अपने रियासत के लिए, तो हो गया क्या, अपने उनको जोहर करना पड़ा, और जो केसरिया प्लस जोहर शाखा हो गया। फिर कुछ व्यक्ति आए, उन्होंने देखा कि नहीं, सती क्यों होती है महिला, क्योंकि उसका जीवन पति के बगैर उसको नरक लगता है। तो पति के बगैर उसके जीवन को स्वर्ग बनाने का जिम्मे कुछ लोगों ने उठाया, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, अपने दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो फिर उनके प्रयासों से डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह कानून बना। विधवा पुनर्विवाह की विधवा वो हो गई, अब उसके जीवन को आपको स्वर्ग बनाना, भाई नरक तो बना हुआ था, तभी तो सती होती थी, अब स्वर्ग बनाना है, तो स्वर्ग कैसे बनेगा, विधवा पुनर्विवाह से। तो ये बहुत अच्छा एक अपने लॉजिक है ना, विधवा पुनर्विवाह। फिर बाई चांस जैसे विधवा पुनर्विवाह नहीं हुआ तो उसको रूप दे दिया डाकन का, दास का, समझ रहे हो। फिर क्रय विक्रय हुआ दास दासियों के रूप में, फिर उसको बेगार प्रथा में लगा दिया बगैर मजदूरी के, बंधुआ मजदूर भी, वो भी बगैर मजदूरी के, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस लिटिल बिट देखेंगे। फिर एक नॉर्मल समाधि, जल समाधि या भू समाधि, ऐसे, ठीक है। ये टोटल 18 अपने ये कुप्रथाओं के नाम पे अपन पढ़ेंगे। फिर ये अंग्रेज अधिकारी हैं जो इन प्रथाओं से रिलेटेड बीच में नाम आएंगे, अभी मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद ये 16 संस्कार, ये अलग टॉपिक आ जाएगा, वो देखेंगे अपन, ठीक है। तो अभी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे अपने ये जो तथाकथित प्रथाएं थी, है ना, लेकिन मैं तो बोलूंगा कुप्रथा उनके बारे में। इन कुप्रथाओं के बारे में देखो ऐसे जानना है, जो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सबसे पहले वो कौन सा राज्य था जिसने कन्यावध को बैन किया, ठीक है, वो कौन सा राज्य था जिसने सती को बैन किया, ठीक है, लूडलो का संबंध किससे है, मतलब किस कुप्रथा के निषेध से उसका संबंध है, तो समधी प्रथा से है, समाधि प्रथा से, ठीक है। जेसी ब्रुक का संबंध उनमें से किस कुप्रथा से है, जेसी ब्रुक, तो डाकन प्रथा देखेंगे अपन। विल्किंसन का संबंध किस प्रथा से है, तो कन्यावध से ही है ना। अपन वाल्टर हितकारिणी सभा आएगी अभी, ठीक है, वाल्टर राजपूताना हितकारिणी सभा, वाल्टर ये एजीजे थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उनके सहयोग से 1889 में बनी थी। देशी हितकारिणी सभा का नया रूप था 1877 के अंदर देशी हितकारिणी सभा, और 10 साल बाद 1888 के अंदर ये राजपूताना हितकारिणी सभा वाल्टर ने बनाई थी, एजीजे थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखेंगे अभी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं अब कन्यावध। तो ये बिल्कुल इजी है, ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है, कॉमन सेंस लगाना है। देखो कन्यावध वही कन्या के रूप में जैसे जन्म लिया तो वैसे ही मार देना। राजस्थान में विशेषतः राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा में कन्या को जन्म लेते ही
अफीम देकर या गला दबाकर मार दिया जाता था। कन्यावध समाज में अत्यंत क्रूर की भयावह कृत्य था। हाड़ौती क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन। पॉलिटिकल एजेंट क्या था? ये पॉलिटिकल एजेंट जैसे आज अपन कलेक्टर देखते हैं जिले में, उस समय पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे जो एजीजे एजेंट टू गवर्नर जनरल को सूचना दिया करते थे। मतलब क्या था, देखो गवर्नर जनरल तो पूरे भारत का होता था, जो पहले बंगाल और फिर 1912 से दिल्ली में बैठने लगा। फिर इसके नीचे एजीजे जो होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब ये एजेंट इस गवर्नर जनरल को सूचना दिया करता था कि हाँ भी राजस्थान में क्या चल रहा है। भाई ये तो पूरे भारत का होता था। जैसे विलियम बेंटिक का भी अपन नाम देखेंगे, एजीजे, जैसे अभी अपन ने विल्किंसन नाम देखा, विल्किंसन, ठीक है ना, विल्किंसन। फिर इसके नीचे होते थे पॉलिटिकल एजेंट। ये विल्किंसन जैसे ये राजस्थान के अंदर हुआ, राजस्थान में, ठीक है। फिर ये एजेंट टू मतलब पीए पॉलिटिकल एजेंट, जैसे ये हाड़ौती के अंदर हुआ, ठीक है ना। ऐसे ये तीन सीक्वेंस अपन को देखना है, जीजी गवर्नर जनरल, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल और पीए पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट रिपोर्ट करता था एजीजी को और एजीजी रिपोर्ट करता था गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल होता था पूरे भारत का, एजीजी होता था प्रांत विशेष का, जैसे राजस्थान का हुआ, अपने अवध का हो गया। ऐसे पॉलिटिकल एजेंट, फिर उस प्रांत के अंदर कोई रियासतें होती थी उनके पॉलिटिकल एजेंट होते थे। जैसे अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टॉड, वो पॉलिटिकल एजेंट थे मेवाड़ के, यूं, ठीक है। ये तो यहाँ आया देखो पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब ये है पॉलिटिकल एजेंट, सॉरी ये पॉलिटिकल एजेंट, ये विल्किंसन। विल्किंसन ये जो नाम पता है, ये यहाँ पढ़ना है, सॉरी मैं भूल गया, ये है ना, विल्किंसन यहाँ लिख लो। ये विल्किंसन जो है ये पॉलिटिकल एजेंट था, ये विल्किंसन, ठीक है, ये विल्किंसन यहाँ। तो क्या है देखो, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, ये आगे ना, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये उस समय गवर्नर जनरल है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का गवर्नर जनरल के रूप में काल है 1829 से 33। ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है, याद रखना अपन को, विलियम बेंटिंग का काल, ठीक है ना। समाज सुधारकों के रूप में, जो समाज सुधारकों के रूप में सबसे ज्यादा काम किया है भारत में, वो विलियम बेंटिंग ने किया, ठीक है। विलियम बेंटिंग के समय राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा राज्य में सन 1833 में तथा बूंदी राज्य में 1834 में कन्यावध का निषेध हुआ, है ना, कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया। देखो ये लिखा हुआ 1833 में कोटा में, तो याद कैसे रखना है, कैसे तो क्या हो जाएगा कोटा, और कैसे ही क्या हो जाएगा कन्यावध, ऐसे। और कैसे ही किंसन, किंसन मतलब विल्किंसन, ये किंसन में क्या आ रहा है ना, क्या विल्किंसन, ये क्या पकड़ना अपन को। तो कन्यावध में क्या याद रखना अपन को, कै बराबर क्या, ऐसे लिखोगे इनको। एक कैसे तो क्या है कन्यावध, एक कैसे क्या है कोटा, एक कैसे क्या है किंसन, किंसन मतलब विल्किंसन, ठीक है। तो विल्किंसन उस समय कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, कहां के, हाड़ौती के, ठीक। तो अभी क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले किस रियासत ने कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया, कोटा राज्य ने, ठीक है। फिर वहां पे उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन, अपने विल्किंसन, और गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और फिर कोटा राज्य का उस समय शासक कौन था, तो देखो लिस्ट इसमें टेबल में लिखा हुआ, कोटा राज्य का शासक राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन, ऐसे। फिर कोटा राज्य से प्रेरणा पाकर 1834 में जो उसका पेरेंट राज्य था क्या, बूंदी राज्य, उसने किया बूंदी, ठीक है, विष्णु सिंह। 1837 में बीकानेर, 39 में जोधपुर, 44 के अंदर उदयपुर अपने स्वरूप सिंह, 1844 में सवाई राम सिंह जयपुर, ठीक है। ये अपन को याद रखनी है टेबल, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कोटा और एक ये जयपुर, है ना, 44 में जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। उदयपुर का है स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, 1857 के समय भी वही थे वहां पे उदयपुर में। और अपने जयपुर के अंदर राम सिंह, सवाई राम सिंह, है ना, 1857 के समय भी ये थे, पिंक सिटी जिन्होंने बनाया, ठीक है, राम सिंह, सवाई राम सिंह। तो ऐसे ही अपने कन्यावध, इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे विल्किंसन ध्यान रखना, विलियम बेंटिंग और राम सिंह, विल्किंसन, कोटा, कन्यावध, राम सिंह, ऐसे, ठीक है। ये हुआ कन्यावध का अपने। दूसरी कुप्रथा पे अपन आते हैं बाल विवाह, है ना। इनमें जितने भी नाम आ रहे हैं जिसके अंदर वो नाम अपन को याद रखने हैं। बाल विवाह, तो बाल विवाह वही सारे आप बेसिक जानते ही हो कि क्या, छोटी उम्र में विवाह कर देना, वो हो गया बाल विवाह। प्रतिवत राजस्थान में अक्षय तृतीया कब आती है, अपने त्योहारों के अंदर देखा था, BST, बैसाख शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। बैसाखी पकड़ा दी, बैसाखी पकड़ा दी बाल विवाह करके, बैसाख शुक्ल तृतीया, सैकड़ों बच्चों के विवाह बंधन में बांध दिया जाता है। अजमेर के श्री हरविलास शारदा, नाम याद रखना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरविलास शारदा, श्री है, श्रीमती नहीं है, नाम से यूं लगता है कि श्रीमती, नो, श्री हरविलास शारदा मेल, है ना। 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया, जो शारदा एक्ट है ना, ये शारदा सरनेम आ रहा है, इस नाम से पड़ा, शारदा नाम से प्रसिद्ध हुआ, कब, 1929। अब देखो ये दो डेट आपको याद रखनी है ना, 1929
बाल विवाह निरोधक अधिनियम प्रस्तावित किया गया, ठीक है, 1929 में तो अजमेर में हुआ, केवल अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। और फिर अगली साल 1930 में ये समस्त पूरे भारत के अंदर इसको लागू कर दिया गया। 1929 में तो केवल अजमेर, 30 में पूरे भारत में, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो अभी बाल विवाह आया तो इसमें लड़के लड़की कोई उम्र भी तो रखी होगी, ठीक है ना। तो उम्र क्या रखी गई इसके अंदर, मतलब फीमेल की, है ना, फीमेल की रखी गई 15 वर्ष और मेल की रखी गई 18 वर्ष, ठीक है। इससे कम उम्र का लड़की और लड़की की अगर शादी होगी तो बाल विवाह कहलाएगा, ठीक है। वर्तमान में जो अपने 2006 का अधिनियम है उसके अंदर ये है 18 और 21, ठीक है। शारदा एक्ट में थी 15 और 18, ठीक है, और वर्तमान में है 18 और 21। 18 साल वर्तमान में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी के अंदर। भाई बाल विवाह तो बाल की तो कोई परिभाषा होगी ना, बाल कौन, बालक कौन, बालिका कौन, ये इस उम्र से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज लिमिट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है हद से ज्यादा, ठीक है। ये चीज अपने ध्यान में रखनी है। ओके, फिर आगे चलें। ओके फिर एक अपन देखते हैं 1929 में, इस समय जो गवर्नर जनरल था ना वो लॉर्ड इरविन था, इरविन, ठीक है। इरविन का काल है 1926 से 31, है ना। इरविन मतलब इवनिंग के अंदर बाल विवाह होते थे बैसाख तृतीया को, ठीक है, जिसको अपन आखा तीज बोलते हैं, अक्षय तृतीया, है ना। इवनिंग में विवाह हुए 1926 से 31, ये इरविन का कार्यकाल है, 6 से 1, 1936 से 31, 6 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। तो ये था अपने क्या, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, हरविलास सारदा और इरविन, ठीक है, ये चीज। और एज लिमिट मैंने आपको बताई दी। अब देखो यहाँ एक ब्यूटी और है अच्छी, देखो क्या, वैसे तो और आगे सती में पड़ेगा तब और आएगा। देखो सती प्रथा का कानून बना था 1829 में, बंगाल और बिहार के अंदर लागू हुआ, फिर 1830 में वो पूरे भारत में लागू हो गया था। अब इसमें अगर अपन 100 साल जोड़ दें, 1829 हो जाएगा 1929 और ये 1830 हो जाएगा 1930, ये आ जाएगा बाल विवाह, समझ गए। तो याद रखो ये है सती का, और 100 साल बाद सेम कॉन्सेप्ट है बाल विवाह का, ठीक है। 1829 में सती बैन हुई बंगाल बिहार के अंदर, 1830 में संपूर्ण भारत में। बाल विवाह अजमेर के अंदर 29 में 1929 और संपूर्ण भारत के अंदर 1930। 100 साल का फर्क है ना, देखो सीधे 100 साल जोड़ते ऐसे आ जाए, ये याद रखना। इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये काम है पूरा बेंटिक का, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये जो काम है ये है इरविन का, IRWI है। बेंटिक का काल अपन देखते हैं 1829 से 33, इरविन का काल अपन देखते हैं 1926 से 31। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो फांसी हुई थी वो इस इरविन पैक्ट में उस पर सील लगी हुई थी, ठीक है, कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं जिन पे हिंसा का चार्ज है उनको रिलीव नहीं करेंगे, जिन पे हिंसा का चार्ज नहीं उनको रिलीव कर देंगे। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पे हिंसा का चार्ज था तो फिर फांसी दी गई थी, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट ये वो इरविन है, समझ गए, ये चीज थी। ओके, ऐसे लिंक करके पढ़ते तो अच्छा समझ में आता है। फिर क्या देखते हैं अपन, इस अधिनियम ने पूर्व देशी हितकारिणी सभा के निर्णय अनुसार जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने सन 1885 में बाल विवाह प्रतिबंध कानून बनाया था। इस अधिनियम के पूर्व, है ना, मतलब ये तो 1929-30 के अंदर आया, इससे पहले क्या था, अपने जोधपुर के अंदर देशी हितकारिणी सभा, ये देशी हितकारिणी सभा ये इसका गठन हुआ था 1877 के अंदर उदयपुर में, ठीक है। और इसी का ही अगला रूप था अपन वालकटकृत राजस्थान हितकारिणी सभा जो देखते हैं। तो देशी हितकारिणी सभा 1877 में बनाई गई थी, और उसका बनाने का कारण ये था कि शासकों ने देखा कि राजपूत समाज में बहुत ज्यादा क्रूतियां आ गई हैं, खासतौर पे त्याग प्रथा के नाम से, दहेज प्रथा के नाम से, कन्यावत के नाम से। तो राजपूत समाज दिमाग की तरह खोखला हुआ जा रहा अंदर से। तो समाज के सुधार के लिए, राजपूत समाज के सुधार के लिए देशी हितकारिणी सभा बनाई गई थी 1877 में उदयपुर में। और फिर इसी का ही वृहद रूप उस समय एजी थे, एजीजे, एजेंट टू गवर्नर जनरल वाल्टर स्कॉट, उन्होंने फिर इसको संपूर्ण राजस्थान के रूप में और अंग्रेजों के सहयोग से अच्छा बनाने की कोशिश किया। और 10 साल बाद मतलब 1888 में उसको वृहद नाम दिया गया अपने राजस्थान हितकारिणी सभा, ठीक है ना। 77 में 10 जोड़ देंगे तो वो 88 हो जाएगा, तो वो अपने क्या हो गया था, वो वाल्टर कृत राजस्थान हितकारिणी सभा हो गई, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो 1885 में जोधपुर राज्य के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने भी बाल विवाह निषेध करने की कोशिश करी। फिर देखो आ गया, शारदा कानून में प्रावधान किया गया था कि 15 साल से कम उम्र की लड़की, है ना, और 18 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह गैर कानूनी होगा, मतलब वो बालक की श्रेणी में है। तो क्वेश्चन आता है, शारदा एक्ट के अनुसार बालक बालिका की परिभाषा क्या थी, 15 साल से कम उम्र की लड़की बालिका
और 18 साल से कम उम्र का लड़का बालक उनकी शादी निषेध है। यह कानून सभी समुदाय और सभी प्रकार के विवाहों पर लागू था। बाल विवाह अंकुश अधिनियम 1929 की कुछ खामियां रह गई थी। बाल विवाह अंकुश अधिनियम की इन खामियों को दूर करने के लिए भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है ना, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पीसीएमए लागू किया। ठीक है, अब देखो इस पीसीएमए में क्या है, पीसी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर क्या है, देखो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है ना, 2006 10 जनवरी 2007 से अधिसूचित लागू है ना, 10 जनवरी 2007। इस कानून का मकसद बाल विवाह प्रथा को असरदार रोकथाम में पहले वाले कानून की विफलता पार करना और बाल विवाह रोकथाम के लिए समग्र व्यवस्था करना है। 1 नवंबर 2000 से लागू है और इसके अनुसार क्या है, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। अब वर्तमान में देखो ये कैसे टाइट है कि जैसे इसने बताया कि जो जो पंडित जैसे कराएंगे फेरे उनको भी जेल होगी, जो रिश्तेदार शामिल होंगे उनको भी जेल होगी, जो जहां कार्ड छपेंगे उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, जो हलवाई वहां काम करेगा उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे करके ज्यादा भय इसने उत्पन्न किया नए वाले कानून 2006 वाले है। कानून 2006 का लागू किया गया था 1 जनवरी 2007 नहीं 10 जनवरी 2007 ऐसे, ठीक है ना। को अधिसूचित, देखो अधिसूचित का मतलब होता है कि लागू किया जाना, ठीक है। और ये नवंबर 2007 है ना, इसमें क्या है, इस नवंबर 2007 को छोड़ दो, आप तो ये ध्यान रख लो अधिसूचित 10 जनवरी 2007 गजट नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2007 का, और यही तारीख है इसकी लागू होने की, ठीक है, 10 जनवरी 2007। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 18 और 21, शारदा एक्ट में थी 15 और 18 और इसमें रखी गई 18 और 21 ऐसे। माइक्रो के रूप में ऐसे लिखोगे, फीमेल मेल, फीमेल 15 18, फिर 2006 के कानून में 18 21 ऐसे माइक्रो छोटा सा टेबल। ओके, तो ये थी अपनी चाइल्ड मैरिज। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुप्रथा, दहेज प्रथा। नाम आप जानते ही हो दहेज, ठीक है। दहेज, ये थोड़ा सा गलत हो गया, दहेज शिफ्ट दबोई। दहेज वह धन या संपत्ति होती है जो विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा विवाह की आवश्यक शर्त, बगैर आवश्यक शर्त के दे तो कोई दिक्कत नहीं, शर्त रख दी जाती है तो देना ही पड़ेगा, के रूप में वर पक्ष को दी जाती है। वर्तमान में इस प्रथा ने विकराल रूप ले लिया, इससे लड़कियों के विवाह को अति दूर कार्य बना दिया। यद्यपि 1961 में भारत सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम, ये क्वेश्चन आता है ना, जैसे चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट पीसीएमए 2006 का है, ऐसे दहेज प्रथा निरोध अधिनियम कौन से का, 1961 1961। जैसे अपन ने बताया शारदा एक्ट 1930, ऐसे ही दहेज 1961, ठीक है। परंतु अभी तक इसका निराकरण नहीं हो सका इस समस्या का, ठीक है। अब ये डिपेंड करती है खुद की इच्छा शक्ति पर, खास तौर पर लड़के की भाई क्या करना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या थी, ये खासतौर पे अपन पश्चिमी राजस्थान के अंदर राजपूत समाज में अंदर प्रचलित थी ये कुप्रथा। इसमें क्या था, जैसे लड़की की शादी है तो मेहमान के रूप में जैसे ढोली भाट आया करते थे, जैसे अपने संगीत जी भी जातियों में जो पढ़ा था MMLT है ना, पढ़ा था अपन ने, क्या अपन ने पढ़ा था, मांड, मांगनियार, मिरासी, फिर लंका और अपने तालबंदी, ढोली है ना, चारण, ये उस समय क्या आते थे, वधु लड़की के घर पे। और लड़की वाले जो तो पिताजी होते थे, लड़की के पिताजी लड़की के परिवार से भाई वो अतिथि के रूप में आए उनके घर लड़की के परिवार पे, तो लड़की के परिवार से बहुत ज्यादा धनराशि की मांग किया करते थे, तो वो बोझ लगने लगी लड़की के परिवार वालों को। तो इसलिए फिर लड़की के परिवार वालों ने देखा कि लड़की होगी नहीं तो ये त्याग प्रथा के नाम पे पैसे भी देने पड़ेंगे अपने को, भाट डोली को, है कि नहीं है, जो अतिथि है उनको। तो त्याग प्रथा बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से अभिशाप था। राजस्थान में राजपूत जाति के विवाह के अवसर पर चारण, भाट, डोली आदि लड़की आदि है ना, आदि जाति लड़की वालों से मुंह मांगी दान दक्षिणा प्राप्त के लिए हट करते थे, जिसे त्याग कहा जाता था, है ना। लड़की वालों के पास तो पीछे ये वर पक्ष पड़ गया कि दहेज दो भैया, फिर जो मेहमान आए मतलब आए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट करने, लेकिन फिर जाएंगे कैसे, पैसे लेके जाएंगे ऐसे, तो बोझ लगा कि नहीं। मध्यकालीन राजस्थान में यह त्याग स्वेच्छापूर्वक अपने पद व स्थिति के अनुसार दिया जाता था, परंतु जब समय बदला तो स्वेच्छापूर्वक नहीं, यह अनिवार्य हो गया। पहले तो था मर्जी से दे दो, अब नहीं, मर्जी से नहीं, देना ही पड़ेगा इतना तो, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ यह प्रथा बोझ बन गई, मतलब अनिवार्य हो गई, ये तो बोझ बननी थी, विरोध होना ही था, और इसका भार उठाना ऐसे नहीं बन गया। त्याग प्रथा की इस कुप्रथा के कारण भी प्राय कन्या का वध कर दिया जाता था। सर्वप्रथम 1841 में जोधपुर राजधानी ब्रिटिश अधिकारियों से नियम बनाकर त्याग प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। बाद में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है ना, ये देशी हितकारिणी सभा का ही नया रूप था, और वाल्टर कौन था, एजीजी था, याद रखना एजीजी।
ठीक है। और सभा कब बनी? 1888 के अंदर, है ना। आपको 1889 ही बनेगा, एक्चुअली क्या है 1888 के अंदर इसका पहला अधिवेशन हुआ अजमेर में, है ना। मतलब सब लोग आए हुए 1888 में, और फिर इस देशी हितकांडी सभा का नाम चेंज करके किया गया था 1889 के अंदर राजपूत हितकांडी सभा, और उसका हेडक्वार्टर था अजमेर, है ना। क्योंकि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर अजमेर था, इसलिए अजमेर। जैसे भाई अकबर का कंट्रोल था नागौर के ऊपर, तो नागौर दरबार आयोजित किया था अकबर ने नागौर के अंदर, ठीक है ना, ऐसे। तो यूं ध्यान रखना आप। ओके, ये है। तो ये अपन ने देखा क्या, वाल्टर हितकांडी सभा किससे जुड़ी हुई है? अपने त्याग प्रथा से जुड़ी हुई। ओके, वाल्टर त्याग, वाल्ट का त्याग, वॉलेट का त्याग, वाल्टर, है ना। वॉलेट होता है पर्स, उसका त्याग कर दिया, वाल्टर हितकांडी सभा होगी। और वॉलेट भी पर्स ही रखते हैं, तो वॉलेट, पर्स, त्याग, ठीक है ना, पैसे त्यागना। फिर नेक्स्ट है डावरिया प्रथा। ये डावरिया प्रथा क्या होती है कि जैसे मान लो कोई लड़की, मतलब लड़की की शादी होती है, तो जब वो अपने घर से वर के घर आ रही होती है, तो लड़की के साथ कोई न कोई जैसे भेजे जाते थे, जिसको अपन एक को भेजते थे ओलंदी जैसे बोलते हैं, मैंने पहले बताया था। लेकिन किसी राजकुमारी की शादी हो रही है, तो जब वो अपने ससुराल जा रही है, ठीक है, तो अब राजकुमारी काम नहीं करेगी भाई, उसकी सेवा के लिए उसको कोई तकलीफ नहीं हो, तो अनेक दासियां उसके साथ भेजी जाती थी, ठीक है। तो उसको बोलते थे अपन डावरिया प्रथा। जैसे मैंने बताया, जैसे उदयपुर में जो अपने ये सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है, तो ये उसी रूप में बनी हुई है, ठीक है। महाराजा की शादी हुई, फिर राजकुमारी आई मारवाड़ से, तो मारवाड़ के साथ जो, मारवाड़ से राजकुमारी के साथ जो ऐसे दासियां आई डावरिया के रूप में, उनके लिए बनी थी सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियां किसकी थी? वो राजकुमारी थी, राजकुमारी की, मारवाड़ की राजकुमारी की, जिसकी शादी मेवाड़ में हुई। तो डावरिया प्रथा, इस प्रथा में राजा महाराजा व जागीरदारों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, जिन्हें डावरिया कहा जाता था। तो भाई पहले तो लड़कियों को खरीदते थे, खासतौर पर आदिवासी बेल्ट से, और फिर वो खरीद लेते थे राजा महाराजा, और फिर वो अपनी राजकुमारी के साथ उनको दहेज में भेजते थे, ऐसे जिससे राजकुमारी को तकलीफ नहीं। नेक्स्ट होती थी नाता प्रथा। नाता प्रथा क्या? देखो अपन ये सारे विवाह से चले जा रहे हैं, वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं अपन सारा। दहेज है, फिर त्याग था, फिर डावरिया था, अब नाता प्रथा, कि अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने लग जाए तो वो नाता प्रथा। इस प्रथा के अनुसार पति अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती थी। यह प्रथा विशेषता आदिवासी जातियों में प्रचलित थी, मेवाड़ प्रदेश में। नेक्स्ट अपन देखते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा वही कि घर से बाहर नहीं निकलना, चार दीवारी के अंदर आपने उसको कैद कर दिया, ठीक है। बाहर क्यों नहीं निकलना? कि जैसे विदेशी आक्रमण होने लगे थे मुस्लिम आक्रांताओं के, है ना, तो बहुत सारी जैसे एक तरह से समाज के अंदर टर्मोइल चालू हो गया था, एक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, महिलाओं को काफी मतलब अपने जाति का शिकार होना पड़ता था, ठीक है, यूं। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति में हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, लेकिन मध्यकाल में बाहरी आक्रमणों की कुत्सित व लोलुप दृष्टि से, है ना, तो बाहरी आक्रमणकारी जब यहाँ आए तो उन्होंने जैसे किसी गांव पे हमला किया, तो फसल थी उसको उजाड़ दिया, ठीक है, धन दौलत लूट के ले गए। फिर वहां पे जैसे जो फीमेल्स पॉपुलेशन थी उसके साथ बदतमीजी हुई, तो उस कारण से फिर फीमेल्स को एक बोझ के रूप में देखा जाने लगा। लोलुप दृष्टि से बचाने के लिए प्रथा चल पड़ी, जो धीरे धीरे हिंदू समाज की एक नैतिक प्रथा बन गई। स्त्रियों को पर्दे में रखा जाने लगा, ठीक है, वह घर की चार दीवार में कैद होकर रह गई। राजपूत समाज में पर्दा प्रथा का अत्यंत कठोर थी। 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारकों ने इस पर्दा प्रथा का विरोध किया तथा स्वामी दयानंद सरस्वती प्रमुख थे। पर्दा प्रथा को दूर करने के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, ठीक। तो देखो कैसे समाज खोखला हो रहा था, आप धीरे धीरे आप समझ ही जा रहे हो चीजों से। ये थी पर्दा प्रथा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सती प्रथा। सती प्रथा नॉर्मल अपन जानते ही हैं भाई, पति की जैसे मृत्यु हो गई, अब बाकी जीवन नरकपूर्ण है, तो क्यों नहीं अपन अग्नि को ही अपने आप को समर्पित कर दे, तो वो सती प्रथा थी नॉर्मल। अब देखो सती प्रथा को, ठीक है, सती प्रथा को सबसे पहले बैन करने वाला जो शासक था वो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसने दिल्ली के बाद अपनी दूसरी राजधानी देवगिरी बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये एमबीटी तो पहला शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी मैन बैटल टैंक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक है। फिर उसके बाद अकबर ने 1582 के अंदर सती प्रथा पर रोक करने की कोशिश करी। 1582 में दीन इलाही अकबर ने चलाया था एक नया कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म नहीं था। फिर राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 में बूंदी राज्य में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। बूंदी, कोटा ने तो क्या किया था, कैसे कोटा कैसे करने वाला, बूंदी ने किया सती प्रथा को बैन, ठीक है ना। अब देखो 1822 में सती प्रथा को इन्होंने बैन किया। फिर क्या था, बाद में राजा राम मोहन राय के प्रतिनिधियों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सरकारी आदेश उसको रोक लगा दी और सती प्रथा को, ये तो 1829 थी, 1829 में है ना, तो बंगाल बिहार के अंदर थी। तो 1829 में बेंटिक ने बंगाल एंड बिहार के अंदर ही इसको लागू किया था और 1830 के अंदर इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। लिख लेना आप साइड में।
है ना, इस सती प्रथा कानून को। तो 1829 में सती प्रथा और 1929 में अपने बाल विवाह निषेध अधिनियम। ठीक है, तो बेंटिक ने 1929 में कानून बनाया बंगाल और बिहार के अंदर, बंगाल और बिहार, है ना, बंगाल भाई 1929 1829 में तो अभी राजधानी जो है वो कलकत्ता ही है, तो बंगाल बिहार के अंदर। ठीक है, राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज याद है अपने को, तो बंगाल ही उसकी कैपिटल था, मतलब हेडक्वार्टर था राजा राममोहन राय। तो एक्चुअली राजा राममोहन राय की जो भाभी जी थी वो सती हो गई थी, तब इनको पीड़ा हुई, तो उन्होंने बोला विलियम बेंटिक को भी कानून बनाओ, कानून बनाया गया। है कि नहीं, ब्रह्म समाज वाले हैं राजा राममोहन राय। ओके। ब्रह्म समाज की जो अपन स्थापना देखते हैं ना, वो 1828 के अंदर स्थापना हुई थी बंगाल के अंदर, 1828। उन्होंने देखो 1 साल बाद कानून बनवा दिया। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे राजा राममोहन राय, एक ही व्यक्ति था राजा राममोहन राय, चार नहीं। और इनको ये राजा है ना, राजा राजा की उपाधि अकबरदित्य ने दी थी, अकबर, अकबर ये नहीं, अकबरदित्य, परवर्ती मुगल शासक हुए अकबरदित्य। ठीक है, जिसके लिए कहा जाता है कि बादशाह की हुकूमत सिर्फ लाल किले तक सिमट के रह गई थी, अकबर दित्य। एक अकबर तो वो संपूर्ण भारत, और एक अकबर दित्य सिर्फ लाल किले तक, समझ गए ऐसे। तो राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज और 1829 में बेंटिक ने इसको बैन किया, कहां पे, बंगाल एंड बिहार के अंदर, 1830 में संपूर्ण भारत में। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, है ना, सती प्रथा अपन देख रहे हैं कि सर राजपूत समाज के अंदर प्रचलित थी, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो ये कानून पहले बंगाल बिहार के अंदर लागू क्यों हुआ भाई, वहां तो सती प्रथा तो होनी ही नहीं चाहिए भाई, ये तो क्षत्रिय के अंदर थी ना, राजपूतों के अंदर, क्योंकि भाई क्षत्रिय राजपूत मर जाता था, है कि नहीं है, सैनिक के रूप में, राष्ट्रीय भक्ति के रूप में रियासत के लिए, है कि नहीं, तो राजपूत समाज में प्रचलित थी और एक शौर्य का प्रतीक ही मानी जाती थी, है ना, सती। तो बंगाल बिहार में तो भाई ज्यादा क्षत्रिय तो वहां वर्ण के लोग थे नहीं, वहां तो ब्राह्मण ज्यादा थे बंगाल बिहार के अंदर। तो खासतौर बंगाल में राजा राममोहन राय का जो, राजा राममोहन राय खुद एक बंगाली ब्राह्मण थे, है कि नहीं। तो और मैं बता रहा था राजा राममोहन राय की भाभी जी सती हुई थी, तो वहां ब्राह्मण समाज के अंदर क्यों सती थी बंगाल बिहार के अंदर, ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, अच्छों से को पता नहीं होता इसका आंसर। भाई राजस्थान में तो समझ में आ रहा क्षत्रिय, लेकिन बंगाल में तो क्षत्रिय भी नहीं थे, तो वहां क्यों थी। तो एक्चुअली क्या था, जैसे आप जिमुत वाहन ने जैसे जो दायभाग लिखा हुआ, जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वसीयत के, जैसे पिता की संपत्ति किसको जाएगी, तो अपना जो जिमुत वाहन थे, जिमुत वाहन जो अपन देखते हैं कि बंगाल बिहार के अंदर जिन्होंने दायभाग लिखा है ग्रंथ, तो उसमें यह था कि बिहार के अंदर जो ब्राह्मण समुदाय था उसमें यह था कि पिता की जो संपत्ति है वो पुत्री को जाएगी, चाहे वो विवाहित ही क्यों ना हो। ठीक है, विवाहित अवैध कैसी पुत्री वो संपत्ति उसको जाएगी। तो फिर भाई ने देखा या पति ने देखा, जो भी थे उस परिवार वालों ने, यार पुत्री को जाएगी तो पुत्री नहीं रहेगी, तो फिर वो मेल के पास ही रहेगी संपत्ति। ठीक है, तो इसलिए बंगाल के अंदर सती प्रथा थी, क्यों, क्योंकि वो संपत्ति की हकदार हुआ करती थी। ठीक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो ये थे, मतलब संपत्ति के कानून जो अपन बोलते हैं, इनहेरिटेंस मतलब वसीयता के जो नियम होते हैं, ये थे दाएं भाग। ठीक है, जिसने जिमुत वाहन ने जो ग्रंथ लिखा था दाएं भाग, ऐसे। ठीक है ना, तो उस दाएं भाग के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के कारण बंगाल के अंदर ब्राह्मण समुदाय के अंदर अपन सती प्रथा देखते थे। और राजपूतों के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान में, तो उसका कारण अलग था, उसमें तो वो शहीद हो गया मेल, तो फिर जीवन नरकून बचाने के लिए वो सती होती थी, ऐसे नरकून जीवन से बचने के लिए, समझ गए। तो बंगाल एंड बिहार में इसलिए और राजस्थान में इसलिए, कारण अलग अलग है, बिल्कुल मत चिपका देना ऐसे ही। तो जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे ज्ञान पाते जाओगे यार, उसमें क्या। और फिर सती के जो अपन अन्य नाम देखते हैं, सती का अन्य नाम क्या है, सहमरण, सहगमन या अन्यवरोहण। तो इसमें क्या होता था, जैसे पति मर गया, है ना, मतलब जैसे मैं बता रहा था, जैसे एक मिनट, है ना, जैसे मैंने बताया कि अपने पति की मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद पति के साथ ही सैया परी, है ना, पति के साथ सैया परी भी जैसे वो मर गई, मतलब जल के मर जाती थी, तो उसको अपन सती बोलते। और जो मैं बता रहा हूं कि भाई पति की मृत्यु युद्ध में हुई, ठीक है ना, और फिर वो किले के अंदर जो होता था सारा, वो जोहर होता था, वो किले के अंदर होता था, और ये एक साधारण महिला भी कर सकती थी। ठीक है ना, ये सती था। तो क्या था, पति की मृत्यु हो जाने पर पति द्वारा उसके शव के साथ चिता में जलकर मर जाना, है ना, उसके शव के साथ। तो सती के अंदर क्या, साथ जरूरी था। पति का शव जल रहा है तो उसके ऊपर ही वो भी लेट जाती थी या बैठ जाती थी या कूद जाती थी, ऐसे पति की चलती हुई लाश के ऊपर, चिता के ऊपर। और जोहर के अंदर क्या होता था, पति तो मर गया अलग, शहीद हो गया देश के लिए, और फिर पत्नी अग्निकुंड के अंदर छलांग लगाती थी, वो जोहर था। ठीक है, तो सती और जोहर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए।
ओके, तो ये सारी कहानी अपन सती की सुन रहे थे। जो बंगाल में मैंने बताया वो सती वाला था। ठीक है, सती प्रथा कहलाती थी। मध्यकाल में अपने सतीत्व और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने हेतु प्रथा अधिक प्रचलन में आई। धीरे धीरे इसने एक भयावह रूप धारण कर लिया तथा स्त्री की इच्छा के विपरीत परिवार की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखने के लिए उसे जल्दी चिता में धकेल दिया जाने लगा। समझ गए? ये राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति में था। ठीक है, और जबकि बंगाल के अंदर अपन देखते हैं वहां ब्राह्मण समुदाय में था। कारण था जीमूतवाहन का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, संपत्ति का उत्तराधिकार का नियम। तो ये थी अपनी सती प्रथा। बैन कराई गई लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में। कहां पे? बंगाल में। 1830 में पूरे भारत में। और राजस्थान में सबसे पहले बैन करी थी, देखो बेंटिक ने तो 1829 में करी है, इससे 7 साल पहले 1822 के अंदर बूंदी में ही कर दी गई। समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो देखो सती से बैन करने वाला व्यक्ति था बेंटिक और एक दूसरा बै है वो बई है। देखो तो बी से तो क्या है? बूंदी, और बी से क्या है? बेंटिक। तो बेंटिक जाना जाता है सती निषेध के लिए। ऐसे विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल है, 1829 से 33 का काल है। तो बै से बूंदी और बै से बेंटिक, सती प्रथा, ऐसे याद रखना। और सहमरण, सहगमन, अनवारोहण है ना, अनवारोहण ये भी सती का ही नाम है। ओके, ये है। फिर अपन देखते हैं, देखो महासती। महासती क्या होता था कि पति की मृत्यु कहीं और हो जाए, दाह संस्कार कहीं और हो गया पति का, ठीक है ना भाई, खुद के गांव में वही हुआ, मतलब तो अब तो पति की सैया के ऊपर वो लेट गई है, कूद गई, तो सती हो गया। लेकिन पति की मृत्यु कहीं और हुई है, पति की मृत्यु के साथ जलने का उसको मौका नहीं मिला, तो क्या पति की किसी एक वस्तु के साथ, उसके प्रतीक के रूप में, उसके साथ जब वस्तु के साथ सती हो जाती थी महिला, है ना, पत्नी, तो उसको अपन बोलते थे महासती। ठीक है, पति की मृत्यु कहीं अन्यत्र हो जाने, वहीं पर उसका दाह संस्कार कर दिए जाने पर उसकी किसी चिन्ह के साथ उसकी विधवा को चितारोहण, उसकी विधवा के चितारोहण को अनुमरण कहा जाता था, अनुमरण या महासती। ठीक है ना, पति की मृत्यु कहीं और हो गई और वहां और उसका दाह संस्कार कर दिया, मतलब कहीं और उसका दाह संस्कार कर दिया पति का। ऐसे जैसे मान लो दक्षिण भारत में हो गई, गए थे मारवाड़ में, मारवाड़ की सेना के साथ पति, और फिर वही मृत्यु हो गई। ऐसे फिर पत्नी ने जहां पति का घर था वहां चितारोहण किया, वो महासती। ये तो महा है, महा। और मां सती क्या होती थी? मृत पुत्र के साथ स्त्रियां सती होती थी, उसे मां सती कहते थे, मां के रूप में हुई। ठीक है, पुत्र की मृत्यु हो गई, मां सती। पति की मृत्यु हुई तो या तो सती या महासती। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं साका। ये साका क्या था? जैसे अपन ने दुर्गों के अंदर देख चुके हैं, केसरिया प्लस जोहर साका कहलाता था। केसरिया मेल करते थे, जोहर फीमेल्स करती थी। ठीक है, केसरिया क्या था? राजपूत है ना, ये गलत लिखा गया, ये राजपूत करता है ना, राजपूत, ये राजपूत है ना। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में पलायन करने या शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने की बजाय केसरी अवस्था धारण करके दुर्ग के द्वार पर भूखे शेर की भांति शत्रु पर टूट पड़ना व उन्हें मौत की घाट उतारते हुए स्वयं भी असिर धरा या मतलब मृत्यु को आलिंगन कर लेना केसरिया कहलाता था। ठीक है, जोहर युद्ध में जीत की आशा समाप्त हो जाने पर शत्रु से अपने शील सतीत्व की रक्षा करने हेतु वीरांगनाएं दुर्ग में प्रज्वलित अग्निकुंड में कूद रही थी। अग्निकुंड में कूदना ये जोहर, एंड पति की जलती हुई सैया के ऊपर लेटना बैठना कूदना वो सती, दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता था जोहर। और फिर अपन जैसे राजस्थान में देखे ही अपन ने कि 11.5 या 12.5 साके हुए हैं। ठीक है हर जैसे अपन साका देखते हैं उसमें केसरिया और जोहर होता है, परंतु इसका एकमात्र अपवाद है। कौन सा? अपने जैसलमेर का साका। ठीक है, तो जैसलमेर में पहले 2 हुए, लेकिन तीसरा जो उसके अंदर साका था उसमें सिर्फ केसरिया हुआ, जोहर नहीं, है ना। तो इसलिए देखते हैं अपन साके, है ना, ये राजस्थान के साके। तो मैंने मैप के ऊपर आपको जैसे बताया था 1 2 3 अपन ने जैसे देखे थे, मैंने बताया था। जैसे ये अरावली है, तो अरावली के पश्चिम में और अरावली के पूर्व। अरावली के पश्चिम में अपन देखे तो मैंने कहना बताया था 1 2 3, फिर वापस चालू करेंगे 1 2 3 नहीं, या 2.5 जैसलमेर, है ना। तो 1 2 2.5 इधर, तो क्या 1 2 3, इधर 1 2 2.5 और एक ऊपर ही हनुमान हमगढ़ में अपने, है ना, तैमूर लंका आक्रमण के समय। इसको कई बार नहीं गिना जाता, इसको नहीं गिनते हैं तो 11.5 हो गए। देखो 1 2 3 1 2 3 6 ये है और 6 इधर नहीं है, इधर 5.5 है, तो 6 और 5 11.5। तो यहां तक तो 11.5 हो गए। अब एक इसको अपन जोड़ लेते हैं, 12.5 हो गए। ये मैंने दुर्गों से लिया हुआ ही अपना सारा मैटर, यहाँ ये जो लिखा हुआ है सीट। ठीक है, और जो 2.5 शाखा था वो जैसलमेर का। जो तीसरा शाखा अपन जैसे देखते हैं 1350 के अंदर अपने कंधार के शासक मीर अली के कारण हुआ, तो भाई उसको शरण दी थी, लेकिन बाद में पलट गए, दगाबाज हो गए।
1350 का है ये अपना आधा शाखा, केसरी हुआ जोगढ़नी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा है। ये तो अपना दुर्गों वाला ही है, 11 याद नहीं रखने, बस यहाँ तो समझ तो दुर्गों में पढ़ चुके हैं अपन सारे। राजस्थान में जो सबसे पहला शाखा मतलब हुआ वो 1301 अपने रणथंभौर का है, और सबसे अंतिम जो था वो 1587 में अपने सिवाना दुर्ग का है। ठीक है, ये है, ये 1301 तो सबसे पहला है और सबसे अंतिम था 1587 सिवाना में। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ के, उन्होंने अकबर के सेनापति के रूप में यहाँ हमला किया था। और उस समय शासक यहाँ पे कौन थे? राय कौन? वीर राय मलोद कल्ला, जिन्होंने अपने जीते जी मरसिए लिखवाए थे। लिखने वाला कौन था? पृथ्वी सिंह राठौड़, वेले कुछ रकमणी, डिंगल का हिरास, बताया है सारा मैंने। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कुप्रथा में अगली विधवा विवाह। विधवा विवाह क्या है कि भाई सती नहीं होने दिया आपने, अब वो बच गई तो जीवन नतपूर्ण, तो वो विधवा विवाह। विधवा बन गई तो विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दिलाई जाए, ये विधवा विवाह। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो एक लॉजिकल परिणाम था सती प्रथा को बैन करने का। ठीक है, तो सती प्रथा बैन हो गई, अब वो लॉजिकल परिणाम का उसकी शादी करवाओ यार वापस, ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है IAS मेंस में और मेंस के क्वेश्चन। विधवा विवाह, स्त्री के विधवा होने पर उसका जीवन बड़ा ही कष्ट साध्य और ऐसे नहीं हो जाता था। वह अपने परिवार के पुरुष सदस्यों पर आश्रित हो जाती थी। उसके सिर के बाल कटवा दिए जाते थे और वह कोई आभूषण नहीं पहन सकती थी। किसी उत्सव त्योहार या मांगलिक अवसरों पर उसकी उपस्थिति को अपशुगन माना जाता था। आज ही इतना माना जाता था, तो सोचो मध्यकालीन समय में तो क्या हुआ होगा, खासतौर पर राजपूत समाज में। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों को इस दुर्दशा से मुक्ति दिलाने हेतु सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती के कर्तव्यों का या प्रयासों के का परिणाम था, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने क्या? विधवा पुनर्विवाह 1856। सती अपन ने देखा था 1829 में विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये लॉर्ड डलहौजी ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऐसे फिर बाद कैनिंग आते हैं, उसमें वो वाइसरॉय का पद बन जाता है, ऐसे गवर्नर जनरल प्लस वाइसरॉय। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, अब जैसे क्या इसके 1856 आ गया, देखो एक साल बाद विद्रोह हो जाएगा 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज जो अधिकारी थे, गवर्नर जनरल वगैरह, वो इंटरफेयर कर रहे थे भारत के सामाजिक ढांचे में। देखो अभी इंटरफेयर कर रहे हैं ना विधवा पुनर्विवाह, अरे तुम विधवाओं की शादी कराओगे, संभव ही नहीं। तो 1857 का विद्रोह का कारण अपन देखते हैं सामाजिक कारण कि यहाँ की रीति रिवाजों के, मध्यकालीन रीति रिवाजों में अंग्रेजों का राज थे, तो एक्सेप्ट कर दिया। देखो डलहौजी ने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन हर अच्छी चीज का विरोध होता है भैया समाज में। आज होता है तो देखो उस समय तो पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसे। ठीक है, ये है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हुए, सुमरित में आता है कुछ नहीं। तो डलहौजी, ईश्वरचंद विद्यासागर और दयानंद सरस्वती का अपन को नाम याद रखना है, किसमें? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में। और सती में किसका नाम याद रखना है अपन को? राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक का। भाई राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ब्रह्म समाज का संबंध था सती प्रथा से, आर्य समाज का संबंध था विधवा पुनर्विवाह से, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। फिर इसमें एक थे श्री चांदकरण शारदा, श्री है, श्रीमती नहीं है, श्री। तो हरिविलास शारदा जो देखे थे, इनके भाई थे रामकिशन शारदा। ठीक है, रामविलास शारदा। भाई हरिविलास शारदा के भाई रामविलास शारदा, और रामविलास शारदा के पुत्र थे चांदकरण शारदा। ये तो हरिविलास शारदा के भतीजे हो गई, हरिविलास शारदा के भाई रामविलास शारदा। रामविलास शारदा के पुत्र थे कौन? चांदकरण शारदा। और चांदकरण शारदा ने अध्यक्षता करी थी पुष्कर में 1931 में, जो मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था उसमें। ठीक है ना, बताया था मैंने मारवाड़ के इतिहास में, लोग जो अपन मारवाड़ में जन क्रांति, मारवाड़ में जो अपन पढ़ते हैं वो प्रजामंडल आंदोलन, उसमें। ठीक है, ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था किसने? चांदकरण शारदा ने। के लिए विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी थी। पूछते क्वेश्चन, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी विधवा विवाह पुस्तक? अपने चांदकरण शारदा ने। ओके, ये समझ गए, ये चीज थी। तो अपन ने विधवा विवाह के अंदर क्या क्या देखा? अपन ने विधवा के विवाह के अंदर देखा किन किन के नाम आए। भाई डलहौजी का नाम आया 1856, विधवा पुनर्विवाह। डलहौजी का नाम आया 1856 डलहौजी का नाम आया। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आया, दयानंद सरस्वती का नाम आया और चांदकरण शारदा का नाम आया। नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखने अपने। समझ गए? तो ये था देखो कि विवाह हुआ तो विवाह के होते समय फिर दिक्कत,
ठीक है। और विवाह हो गया, विवाह के होते समय तो भाई दहेज प्रथा, त्याग प्रथा, डावरिया प्रथा, और विवाह हो गया और फिर पति की मृत्यु हो गई तो सती, फिर जौहर, है कि नहीं, फिर विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये कैसे अपन लॉजिकल सीक्वेंस में देख रहे थे अभी तक, मैं बताता हूँ। देखो कन्यावध है ना, कन्या के रूप में जन्म लेते ही सबसे पहले निषेध हुआ कहा अपने कन्यावध का, कैसे कन्यावध, कैसे कोटा और कैसे किंसन, विल्किंसन 1833। फिर बाल विवाह, बाल विवाह अधिनियम देखो कैसे तैसे बच गई, तो बाल विवाह से जिंदगी नरक बन गई। तो 1929 हरिविलास शारदा, 1930 पूरे भारत में 15 और 18, 2006 में अधिनियम बना वो 18 और 21 मेल फीमेल रेस्पेक्टिवली। फिर और आगे बढ़ी तो शादी में दहेज देना पड़ा, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961, काम नहीं चला। लेकिन त्याग प्रथा फिर अपन देखते हैं, दहेज नहीं दिया तो दहेज भी दिया, उधर त्याग प्रथा अतिथियों को देना पड़ा। कौन, भाट डोली, चारण भाट डोली को मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती थी, अतिथि के रूप में आते थे ये चारण भाट डोली। पहले स्वेच्छा पूर्वक थी त्याग प्रथा, लेकिन बाद में अनिवार्य बन गई तो बोझ बन गई। फिर ये सबसे पहले बैन हुई 1841 में, जोधपुर के प्रयास किया गया, लेकिन फिर वाल्टर हितकांडी सभा ने भी इसमें काम किया, है ना, वाल्टर कृत राजपूत हितकांडी सभा। फिर डावरिया प्रथा, राजकुमारी के साथ कन्या भेजना। नाता प्रथा, महिला किसी और के साथ चल जाए पति को छोड़कर। पर्दा प्रथा, घर के अंदर रहना। सती प्रथा, पति की मृत्यु के साथ उसकी चिता पर खुद शहीद, मतलब शहीद का मतलब अग्नि को समर्पित हो जाना। सबसे पहले बैन किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर अकबर ने 1582 के अंदर, फिर विलियम बेंटिक ने कब, 1829 के अंदर। विलियम बेंटिक से पहले 1822 के अंदर बूंदी राज्य ने। तो बैसे बेंटिक, बैसे बूंदी और सती, ठीक है, ये है। सती को सैमरण, सैगमन और अनवारों में बोला। फिर महासती, पति की मृत्यु कहीं और हो जाए तो पति की किसी वस्तु के साथ सती। महासती, मृतक पुत्र के साथ सती होना। साका, केसरिया प्लस जौहर, जौहर मैंने बताई। साके कुल हुए 11.5 12, ठीक है। हर साके में केसरिया प्लस जौहर होता, लेकिन एकमात्र साका अपने जैसलमेर का 1350 का, जिसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं। तो देखो कैसे लड़की की जो एक जिंदगी है कन्या के रूप में, फिर किशोरी के रूप में, फिर वयस्क के रूप में, कैसे कैसे कुप्रथाएं। तो प्रथा बोलोगे कुप्रथा बोलोगे, अब खुद आप अंदाजा लगा लो इस चीज का। फिर अपन ने देखा विधवा विवाह। विधवा विवाह में नाम आया कौन, डलहौजी। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज और चांदकरण शारदा, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अब डाकन प्रथा से।